कभी सोचा है कि एक पूरे साम्राज्य को बिना एक भी गोली चलाए कैसे झुकाया जा सकता है? आज हम महात्मा गांधी और भारत की आज़ादी के उसी हैरान कर देने वाले रास्ते को समझने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त बेइज्जती से। ये शब्द जो 1893 में दक्षिण अफ्रीका में कहे गए थे, उस नस्लीय भेदभाव और घमंड की सिर्फ एक झलक थे जिसका सामना गांधी को करना पड़ा था। जरा सोचिए, एक नौजवान वकील मोहनदास गांधी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हैं और उन्हें सिर्फ उनकी चमड़ी के रंग की वजह से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाता है। बस यही वो पल था, वो कड़वा सच जिसने उनके अंदर बगावत की पहली चिंगारी जलाई। देखिए, गांधी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये उस बड़ी सोच का नतीजा था जिसने पूरे भारत को अपना गुलाम बना रखा था। सच तो यह है कि उस वक्त भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए समझिए कि एक गुल्लक बन गया था, जिसे वो जब चाहे तोड़कर पैसे निकाल लेते थे। मतलब ब्रिटेन भारत आया तो था व्यापार करने, लेकिन बहुत जल्द ही ये रिश्ता मालिक और गुलाम का बन गया। यहाँ से कपास, रेशम, मसाले सब कुछ लूटकर ब्रिटेन भेजा जा रहा था। ये एक तरफा आर्थिक शोषण था और कुछ नहीं। और ये कब्जा धीरे धीरे और मजबूत होता गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद जो व्यापारी थे वो शासक बन बैठे। फिर 1857 के विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। और तो और जो वर्ल्ड वॉर हुए तो लाखों भारतीय सैनिकों को बिना पूछे साम्राज्य के लिए लड़ने भेज दिया गया। और इतने बड़े देश पर काबू रखने का उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? फूट डालो और राज करो। हिंदुओं और मुसलमानों को, अलग अलग समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ ताकि वो आपस में ही लड़ते रहें और कभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े ही ना हो पाएं। ये रवैया सब कुछ बता देता है। भारतीयों की राय की कोई कीमत ही नहीं थी। उन्हें बस एक संसाधन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जो साम्राज्य के लिए लड़ेगा और मरेगा। बात खत्म। तो इस सब के बीच में गांधी एक बिल्कुल ही अलग सोच लेकर भारत वापस आए। एक ऐसी सोच जो किसी ने पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। और ये सोच थी सत्याग्रह की, जिसे गांधी आत्मबल कहते थे। इसका आइडिया बहुत सीधा और सरल था। अगर 30 करोड़ भारतीय एक साथ अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर दें, उनके स्कूल, उनकी अदालतें, उनका सामान, सब कुछ, तो अंग्रेज किस पर राज करेंगे? उनका पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या सच में, क्या सिर्फ शांति और असहयोग से एक ऐसे साम्राज्य को हराया जा सकता था जिसके पास बंदूकें, तोपें और एक बहुत बड़ी सेना थी? ये सवाल उस वक्त हर किसी के मन में था। और इसी सवाल ने आज़ादी की लड़ाई में दो रास्ते बना दिए। एक तरफ गांधी का सत्याग्रह था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का मानना था कि आज़ादी सिर्फ सीधी कार्रवाई और सैन्य बल से ही मिल सकती है। दो फिलॉसफीज बिल्कुल आमने सामने। बोस जैसे नेताओं के लिए गांधी का चरखा एक मजाक जैसा था। उनके हिसाब से बंदूकों का जवाब सूद काटकर नहीं दिया जा सकता। लेकिन गांधी के लिए वो चरखा सिर्फ एक औजार नहीं था, वो अंग्रेजी माल के बहिष्कार का और भारत की आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सत्याग्रह असल में जमीन पर काम कैसे करता था। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है 1930 का नमक मार्च। अंग्रेजों ने एक बहुत ही अजीब कानून बना रखा था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता। नमक जैसी जरूरी चीज पर भी उनका एकाधिकार और भारी टैक्स था। ये एक ऐसा कानून था जो हर गरीब भारतीय को सीधे तौर पर चोट पहुंचाता था। और इसी अन्याय के खिलाफ गांधी ने क्या किया? वो अपने साथियों के साथ पैदल ही समुद्र की ओर निकल पड़े। कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं, बल्कि पूरे 240 मील की पदयात्रा। और रणनीति देखिए कितनी सरल थी। समंदर किनारे चलो, एक मुट्ठी प्राकृतिक नमक उठाओ और बस ब्रिटिश कानून तोड़ दो। इस छोटे से काम से पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजों का असली चेहरा बेनकाब हो जाता था। अब सोचिए, दुनिया भर के अखबारों में क्या छप रहा होगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य एक 60 साल के निहत्थे बूढ़े को एक चुटकी नमक उठाने के लिए गिरफ्तार कर रहा है। इस एक घटना ने अंग्रेजों को दुनिया के नजरों में जालिम बना दिया। तो नमक मार्च जैसी घटनाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। लेकिन खेल खत्म करने वाली आखिरी चोटें कई और वजहों से लगी। हुआ ये कि दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटेन की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बुरी तरह थक चुके थे।
भारत जैसे बड़े देश पर कब्जा बनाए रखना अब उनके लिए बहुत महंगा सौदा बन गया था। और ऊपर से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने ये साफ कर दिया था कि भारतीय अब किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। आखिरकार अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये विदाई आसान नहीं थी। आज़ादी मिली, लेकिन उसके साथ मिला भारत का दर्दनाक बंटवारा। और इस बंटवारे की जल्दबाजी तो देखिए। सर सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने पहले कभी भारत देखा तक नहीं था, उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। इस जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? ऐसी बेतुकी सीमाएं खींची गईं कि लोगों के घर एक देश में रह गए और खेत दूसरे देश में। रातों रात लाखों लोग अपने ही घरों में अजनबी बन गए। ये कोई कुशल तरीका नहीं था, ये एक त्रासदी थी। बंटवारे ने भयानक हिंसा को जन्म दिया और इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। लाखों लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा और इसी उथल-पुथल के बीच 1950 में भारत एक गणतंत्र बना। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एक सोच, एक विचार सच में एक पूरी सेना से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? गांधी की कहानी हमें यही दिखाती है कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा हथियारों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सिर्फ अन्याय के सामने खड़े होकर नहीं कहने की हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है।